हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड देन देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और अब स्टेप डाउन की बात करूं तो स्टेप डाउन में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सो यहां से आप एक और चीज ध्यान में रख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चीजें आसान हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? आपको मैंने फॉर्मूला याद करवाया था फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, वहीं से मैं सभी पॉइंट आपको कवर करवाऊंगा। सो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आपको फॉर्मूला लर्न होता है आईपी अपॉन आई एस। अब आप इस चीज को ऐसा भी डिनोट कर सकते हो, आईपी को कैपिटल आई बोल सकते हो, मैं स्मॉल भी ले सकता हूं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया अप। अप मतलब आईपी ऊपर आ गया, अप, समझ गया? सो इसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो? अप मतलब आईपी ऊपर। सो अप। अब क्या आएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स में पढ़ाया था मैंने आपको, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आनी चाहिए। ये फॉर्मूला आइडियल ट्रांसफॉर्मर का ही है, सो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सो ये फॉर्मूला किसका है? फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो ये मैंने लिख दिया आपके लिए। सो यहाँ से क्या क्या चीजें समझ में आती है? अगर आपको ये पॉइंट क्लिक होता है तो चलिए इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कौन बड़ा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इस डायग्राम की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे प्राइमरी है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी है। कौन बड़ा है? देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा टर्न्स है तो प्राइमरी में टर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी। क्लियर होगी बात? अब देख सकते हैं ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम एडजस्टमेंट करें तो अगला क्या आना चाहिए आपका? इसी तरीके से पैटर्न आना चाहिए बिल्कुल। अगला क्या आना चाहिए? करंट, और उसके बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पे सेकेंडरी की बात करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स का पॉइंट रिकॉल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ टर्न्स के बाद अगला पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्या लेंगे? ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। यहां ले लो प्राइमरी, यहां ले लो सेकेंडरी, फिर क्या ले लो? करंट ले लो प्राइमरी और करंट ले लो सेकेंडरी। सबको पता चल गया होगा यहां से? क्या पता चल गया होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है सो इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी में ज्यादा रहेंगे, बोले तो प्राइमरी में करंट ज्यादा रहेगा। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर प्राइमरी में करंट ज्यादा है सो रेजिस्टेंस क्या होता है? सबको पता है ना? क्या पता है? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, है ना? सो V अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? आर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी प्राइमरी में करंट ज्यादा है सो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा। प्राइमरी में करंट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, इनवर्सली है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा होगा? सेकेंडरी का। करंट ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, सिंपल सी बात है। और करंट यहाँ पे कम है सेकेंडरी में तो रेजिस्टेंस सेकेंडरी का क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सो इसी के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ये ऐसे। क्लियर? चलिए ट्राई करते हैं। प्राइमरी में अगर टर्न्स ज्यादा हैं, प्राइमरी में अगर टर्न्स ज्यादा हैं तो ईएमएफ किसका ज्यादा होगा? प्राइमरी का। और करंट किसका ज्यादा होगा? सेकेंडरी का। क्लियर? रेजिस्टेंस की बात कर लो सर, रेजिस्टेंस भी आना चाहिए ना? बिल्कुल आना चाहिए। देख लीजिए, आपने बोला सर सेकेंडरी का अगर करंट कम है, सॉरी सेकेंडरी का अगर करंट ज्यादा है तो इसका मतलब सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कम होगा। बोले तो सर अगर प्राइमरी का करंट कम है, क्लियर, अगर प्राइमरी का करंट कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली। एक और चीज बता दूं, अगर प्राइमरी में करंट ज्यादा है इसका मतलब ये थिक कॉइल है। ठीक है, कौन ठीक है? प्राइमरी ज्यादा ठीक है। क्लियर? और इसमें करंट कम है तो करंट जल्दी आ रहा है और चला जा रहा है क्योंकि ये थिन है। क्लियर हो गया? सो प्राइमरी क्या होती है? थिक, और सेकेंडरी क्या होती है? थिन। क्यों थिन होती है स्टेप अप में? आपको बता चुका हूं मैं, क्योंकि यहां करंट क्या है? कम है, तो ऑब्वियस सी बात ये थिन रहेगा, तभी तो करंट थोड़ी देर के लिए रुकेगा और जल्दी निकल जाएगा। ये ठीक है मतलब करंट बहुत देर तक यहां रहेगा, करंट ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए ये ऐसा। अब यहां की बात कर लेते हैं। यहां की बात करो तो थिकनेस की बात कर रहा हूं, सो थिक कौन रहेगा? समझ में आ रहा है? जहां ज्यादा करंट होगा वो क्या रहेगा? थिक रहेगा। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं, ज्यादा करंट जहां पे रहेगा वो क्या रहेगा? थिक, दैट इज अ सेकेंडरी कॉइल। और यहां पे थिन कौन रहेगा? प्राइमरी कॉइल।
क्लियर होगी बात, बहुत आसानी से समझ में मैंने दिला दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आपने पढ़ा है NS अपॉन NP, क्लियर, पता है ना सबको। अब ये क्या है, NP इधर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1, तो आपको पता है, क्या पता है सर, NS अपॉन NP का ही मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर रेशो। इसका मतलब सर ट्रांसफॉर्मर रेशो यहाँ पे 1 से ज़्यादा होता है, सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रेशो 1 से कम होगा। बिल्कुल आसान था ये पॉइंट। चलिए देख लीजिए स्क्रीन पे, सभी पॉइंट एक एक करके मैंने दे दिए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया है कैसे लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्लियर। और ये जो भी चीज आपको दिख रही है थिकनेस की, ये T यानी क्या है, थिकनेस है। सो थिकनेस प्राइमरी की ज्यादा होगी क्योंकि करंट ज्यादा है, वहां पे बहुत देर तक करंट रह रहा है, थिकनेस ज्यादा है इसलिए तो करंट बहुत देर तक रह रहा है प्राइमरी में। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे पॉइंट दे दिए मैंने आपको। और एक चीज यहां पे देख लीजिए, स्टेप अप में क्या होता है, इंक्रीजेस वोल्टेज एंड डिक्रीजेस करंट। सिंपल सी बात है, यहां वोल्टेज क्या होगा आपका, बढ़ेगा, सो करंट यहां पे क्या रहेगा, कम। सो यही चीज ध्यान में रखना है, इंक्रीजेस द वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम ही है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज एंड डिक्रीजेस द करंट। और स्टेप डाउन का क्या काम है, वोल्टेज को कम करना। अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, क्लियर, ओके। और डाउन मतलब वोल्टेज को कम करना और करंट को बढ़ाना। तो कौन सा याद करना है, ये जो मैंने आपको येलो कलर के इससे ऑरेंज, सॉरी पूरा क्लियर कर दूं पहले तो, कैसे याद करना मैं आपको बता देता हूं। अप मतलब वोल्टेज को अप करना, डाउन मतलब वोल्टेज को डाउन करना, क्लियर। तो डिक्रीजेस द वोल्टेज, और उसका उल्टा बाजू में कर लीजिए खुद से, आसान है, क्लियर। चलिए काफी आसान था, थ्योरी मैंने बहुत पॉइंट कवर किए हैं। ये डायग्राम का पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। सर इतने सारे पॉइंट क्यों, अरे बाबा एमसीक्यूज में आते हैं ये। सो एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चन, या तो डिफरेंस में आया तो 2 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एंट्रेंस में भी काम आएगा आपको, और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट तरीके से बता दिया। अगला पॉइंट रहेगा इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, किसी भी चीज की इफिशियंसी क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है। सो अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, देख लीजिए ब्लैक स्क्रीन पर, अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, सो आपको पता है अगर ट्रांसफॉर्मर एक आइडियल है, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मर है, सो इसकी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, बराबर 100% होनी चाहिए। यानी कुछ भी नुकसान होना नहीं चाहिए, किसी भी फॉर्म में उसका एडी करंट लॉस नहीं होना चाहिए, इवन ट्रांसफॉर्मर में हीट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर रियलिटी तो यही है ना कि ट्रांसफॉर्मर ऑब्वियस सी बात है तो गर्म होगा ही होगा, हीट लॉस होगा, करंट लॉस होगा। और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर अगर आपके घर के आसपास है या फिर आपने देखा है तो ट्रांसफॉर्मर से आवाज आती है, सो इसी को हम बोलते हैं हमिंग साउंड, ठीक है, हमिंग साउंड। तो साउंड वाला भी पोल्यूशन होता है। सो इस प्रकार के चीजें हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर में है। बट ये क्या बोल रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मर है ना तो इसमें आवाज हो रही है, कोई साउंड नहीं आ रहा ट्रांसफॉर्मर से, इवन उसमें करंट का लॉस नहीं हो रहा, एडी करंट का लॉस नहीं हो रहा, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मर, तो भैया इसकी इफिशियंसी क्या है, 100% है। इसका मतलब सर इफिशियंसी 100% मतलब आपका जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर है। यानी आप जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। क्लियर होगी बात। सो इनपुट कहां से आता है सर, प्राइमरी कॉइल से, और आउटपुट कहां से आता है, सेकेंडरी कॉइल से। क्लियर होगी बात। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी देख लो, रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट कैसे निकालते हो बच्चों, पहले 100% से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। रिजल्ट कैसे निकालते हो, 100% से सर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालते हैं, सही बात है ना। बट क्या होता है, जितने मार्क्स ऑप्टेन होते हैं, जितने मार्क्स ऑप्टेन मतलब आउटपुट ऊपर और आपका इनपुट 100 मार्क्स का होता है, आपने पूरा 100 मार्क्स का पेपर दिया ना, तो क्या आपको उतने ही मिले, नहीं, मार्क्स ऑप्टेड अपॉन टोटल मार्क्स, टोटल यानी इनपुट, आउटपुट यानी आपको जो मिला, तो क्या पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। डन, यही फॉर्मूला बताने वाला हूं, देख लीजिए। इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन भी हो रही है, वाह जी वाह क्या बात है, डेफिनेशन भी हो गई, फॉर्मूला भी हो गया। यानी इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, खत्म, ठीक है, यही है, नोट कर लो, काफी आसान था। अब आप बोलेंगे आउटपुट पावर का मतलब, बिल्कुल सही बात है ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है ना, तो पावर इक्वल टू मैं ई आई नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते सर, कोई बात नहीं। चलिए, तो आउटपुट कहां से आएगा, सेकेंडरी में, तो इनपुट कहां से आएगा, प्राइमरी से, तो प्राइमरी इनपुट, इनपुट और सेकेंडरी आउटपुट। डन, ओके, यहां परसेंट लगाना ना भूले, 100% रहेगा ये। ईटा है,
इफिशियंसी है परसेंट में रहती है। नेक्स्ट फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अभी मैंने आपको बताया वो चीज़ भी आप देख लो, 100% होती है उसकी इफिशियंसी। और आपको बता दिया मैंने इफिशियंसी अगर रियलिटी वाला है ट्रांसफॉर्मर तो उसकी कितनी होगी, 70 to 90% ही अच्छा काम करेगा। बाकी 20% बोल सकते हो, 30% 10% ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लॉस होता है। किसका, एडी करंट लॉस। वो लॉसेस हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो ये थी ट्रांसफॉर्मर की कहानी। रियलिटी में यही है कि ट्रांसफॉर्मर ऐसे ही होते हैं जिसमें एफिशिएंसी इतना होता है, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर बनाना मुमकिन ही नहीं तो नामुमकिन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इनपुट पावर इक्वल टू थोड़ा सा आउटपुट मिलेगा और थोड़ा सा क्या होगा, लॉस चला जाएगा। ये क्या होता है, वेस्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी कि आपने दिया सर 100 वैट, तो सर 80 वैट तो आपने इसको यूज कर लिया, 80 वैट आपने इसको यूज कर लिया, और बाकी का जो 20 वैट था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर होगी बात। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है ये इनपुट देने पर पूरा आउटपुट नहीं आता, कुछ लॉस भी होता है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, काम आ सकती है न्यूमेरिकल्स में। सो ये फॉर्मूला रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और आपको इस तरीके से चीज़ों को बढ़ाना आना चाहिए। सो ये कुछ टफ नहीं है, सिंपल सा मैथ्स किया गया है, वैल्यू पुट की गई है, ठीक है। सो बाद में ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपको पता आउट इतना होता है, तो आउट इतना है तो लॉस इधर भेज दो, पी इन माइनस पी एल आ जाएगा। क्लियर, कैसे आया, ये ऐसे ही आता है, पी आउटपुट प्लस पी लॉसेस। तो आपने क्या किया, आउटपुट यहाँ रखा है, तो आउटपुट यहाँ रखा है तो एल को इधर भेज दिया है, तो आउटपुट की जगह पे पी एन माइनस पी एल। ओके ना। चलिए लॉसेस पढ़ लेते हैं। सो ऐसे कई लॉसेस है, देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारे लॉसेस दिखाऊंगा मैं आपको। तो ट्रांसफॉर्मर सम पावर इज ऑलवेज लॉस ड्यू टू इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीट के कारण, ऑब्वियस सी बात है, करंट लगातार आना जाना कर रहा है तो करंट की वजह से ही ट्रांसफॉर्मर गर्म होता है। कभी कभी स्पार्क भी होता है ट्रांसफॉर्मर में, अगर आपके घर के आसपास है तो आपने देखा होगा, नहीं तो आपके घर की जब लाइट जाती है तो समझ जाइए ट्रांसफॉर्मर ही खराब हो गया है, ठीक है। सो फ्लक्स लीकेज, एडी करंट्स, ठीक है, फ्लक्स लीक भी होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्स लीक होता है आसपास, इसलिए बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर के बाजू में से खोपड़ी का सिंबल होता है ऐसी, खतरा, ठीक है। तो 440 वोल्ट का खतरा रहता है आसपास, उससे भी ज़्यादा होता है, मैं तो ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सो कभी भी ट्रांसफॉर्मर के पास में नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्मर बहुत डेंजर होते हैं, और घर के आसपास भी है तो खतरा हमेशा रहता ही है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ट्रांसफॉर्मर में लॉस होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, और साथ ही साथ फ्लक्स भी लीक होते रहता है, और एडी करंट का भी लॉस होता है, और हिस्टैरिसीस भी लॉस होता है, और साथ ही साथ हमिंग लॉस होता है। ये साउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। पहला लॉस रहेगा आपका कॉपर लॉस। अब ये कॉपर लॉस यानी किससे जुड़ा हुआ है, हीट से। तो ट्रांसफॉर्मर में करंट है, इतना सारा करंट है, सो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा तो कॉपर लॉस के टर्म में शो होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना, हीट इक्वल टू क्या होता है, पीटी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी। कंप्लीटेड, डन। तो यहाँ पे नोट किया है आपने। When current flows through the transformer winding, some power is wasted in the form of heat. बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिए। कॉपर लॉस मतलब कि हीट ही है, ठीक है। To minimize this copper loss, winding are made up of thick copper wires to reduce the resistance. क्लियर हो गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, आपको ये क्वेश्चन में पूछेगा why winding are made up of thick copper wire। क्यों रहता है, क्योंकि सर मिनिमाइज करना है हमें क्या, करंट लॉस या तो हीट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा एडी करंट लॉस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, एक बार डबल रिवाइज कर लेते हैं। तो सम इलेक्ट्रिकल पावर इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, बार बार वही बात आ रही है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सटेंड करेंगे। ड्यू टू एडी करंट, अब एडी करंट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं बहुत डिटेल में, सो आप प्रीवियस वीडियो कृपया करके देख लीजिए ताकि आपको एडी करंट समझ में आ जाए। सो एडी करंट्स इंड्यूस इन द कोर टू मिनिमाइज दिस लॉस, ठीक है। तो ये हीट की बात कर रहा है, तो हीट किसके वजह से, ड्यू टू एडी करंट, ठीक है ना। सो इंड्यूस इन द कोर, एडी करंट कोर में इंड्यूस हुआ तो क्या हुआ, हीट हुआ। अब उसको भी तो मिनिमाइज करना चाहिए। सो टू मिनिमाइज दिस लॉस, ट्रांसफॉर्मर्स कोर आर लैमिनेटेड एंड सिलिकॉन इज एडेड टू द कोर मटेरियल
एज इट इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दिस मटेरियल ऑफ द कोर इज कॉल्ड सिलिकॉन, फेरस, दैट इज अ स्टील। डन। तो ये सब चीजें डिटेल में है, एक एक मार्क के लिए आपको ये सब आ सकती है, ये सब एक एक मार्क के लिए डिटेल में आ सकता है। तो मैंने एक एक मार्क के हिसाब से ही आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब आप लिख सकते हो, काफी शॉर्ट पॉइंट्स है। अब हिस्टेरेसिस लॉस की बात करती है, मैग्नेटिज्म में भी काम आता है, सो वहां पे भी ये पॉइंट रिवाइज होगा। The alternating current flowing through the coils magnetizes and demagnetizes the iron core again and again। कैसे सर? देख लीजिए ब्लैक स्क्रीन पर। आपको पता है करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के कारण। क्लियर? सो जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो करंट इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, फिर क्या हुआ, करंट का अल्टरनेटिंग है ना, तो कम ज्यादा तो करंट होगा ना। सो करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, फिर क्या हुआ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी मतलब मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, कम, करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी कि डीमैग्नेटाइज। तो ये लगातार होते रहता है, ये लगातार होते रहता है। सो इसी की बात कर रहे हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, यानी अल्टरनेटिंग मतलब कम ज्यादा वाला करंट, उसके कारण क्या होगा, कॉइल मैग्नेटाइज होगी और डीमैग्नेटाइज दोनों होगी। तब क्या, कहां होगी, वो भी आयरन कोर में, ठीक है, लगातार। सो देयरफॉर ड्यूरिंग ईच साइकिल, ये वन साइकिल, क्लियर, ये इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटाइज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, डीमैग्नेटाइज। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल, क्लियर। सो इसी के कारण क्या बोल रहा है, देयरफॉर ड्यूरिंग ईच साइकिल मैग्नेटाइजेशन सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हिस्टेरेसिस। यही है। अब इसको डिटेल में हम मैग्नेटिज्म में ही देखने वाले हैं, सो वही आप डिटेल में देखिए हिस्टेरेसिस क्या होता है। फिलहाल अभी इतना ही। हाउएवर द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी मिनिमाइज बाय सिलेक्टिंग, अब ये यहां से आपके एक मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, तो यहां से मैं ब्रैकेट कर देता हूं। The loss of energy can be minimized by selecting the material of the core which has a narrow hysteresis loop. Which has a narrow hysteresis loop. Therefore, core of transformer is made of soft iron. Sir, soft iron क्यों? Steel से क्यों नहीं? Because soft iron से temporary magnet बनता है, ठीक है। और सर स्टील ले लेंगे तो इससे बनता है परमानेंट मैग्नेट। क्लियर होगी बात? अब ये मैग्नेटिज्म में बताऊंगा ना डिटेल में, टेंशन नहीं लेने का, हर चीज आपको पता चलेगी, चैप्टर भरपूर पढ़ेंगे हम, ठीक है, सभी चैप्टर्स देखेंगे डिटेल में, आपको समझ जाएगा कि सॉफ्ट आयरन ही क्यों, स्टील क्यों नहीं। तो सॉफ्ट आयरन में क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। फिर करंट कम होगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज, ठीक है, मैग्नेटाइज बोल देता हूँ, मैग्नेट बन गया मतलब मैग्नेटाइज, ठीक है। और करंट कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो डीमैग्नेटाइज, यानी मैग्नेट से वापस आयरन बन गया, ठीक है। लेकिन ये करंट बढ़ गया ना तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और ये मैग्नेट बन जाएगा, बात खत्म। करंट कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, चलो ठीक है, बट अभी भी मैग्नेट ही रहेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब बताया ना मैंने, एक बार करंट बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो ये परमानेंट मैग्नेट बन गया, बात खत्म। यही है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। डन। ओके, नेक्स्ट हमिंग लॉसेस। सो हमिंग लॉस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका साउंड से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, यानी एसी करंट के कारण लगातार करंट कम ज्यादा होता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में कुछ प्रकार की क्या आती है, साउंड आती है। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ऑब्वियसली छोटी छोटी बातें हम आपको बताते चलेंगे। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो साउंड तो करेगी ना, देखिए करता है कि नहीं करता है डिटेल में। ड्यू टू द पैसेज ऑफ alternating current, the core of transformer start vibrating and produces humming sound। नहीं पता तो क्या कीजिए, लाइव एग्जांपल कीजिए। कैसे, कोई ट्रांसफार्मर होगा, उसके सिर्फ पास में जाइए, वहां से साउंड आता ही है। अगर आपका घर के बाद जो ट्रांसफार्मर है तो आपको यह चीजें हमेशा पता रहेगी। नहीं पता है तो क्या करना है, कहीं ट्रांसफार्मर दिखे थोड़ा रुक के देखिए कि ट्रांसफार्मर के आसपास आवाज आ रही है क्या। हाँ जी, आएगी आवाज, किसकी वजह से आएगी, वही ट्रांसफार्मर की वजह से, और उसका नाम होता है हमिंग साउंड। ओके, सो चलिए आगे बढ़ेंगे। Thus, some part may be very small of the electrical energy is wasted in the form of humming sound। सो आपका कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट ही तो हो रहा है, पावर का क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। सो हमिंग साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज नॉट कंप्लीटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी बिकॉज, ये है काम की बात। ये तो मैं बता चुका हूं ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आपस में लिंक्ड होता है, बट एक रीजन मैंने बताया कि कंप्लीटली लिंक्ड नहीं होता, जिसके कारण फ्लक्स लीक होते रहता है। तो देखिए बिकॉज का आंसर, बिकॉज, ओके, बिकॉज few magnetic lines of force complete their path in air only। अब जो भी मैग्नेटिक लाइंस रहेगी, मैग्नेटिक लाइंस आपको पता है ना, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस कवर होती है, नॉर्थ फिर साउथ। अब ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बाहर मैग्नेट है ये सब वगैरह, बस आप समझिए कि मैग्नेटिक लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। तो मैं क्या बोल रहा था, बिकॉज ऑफ फ्यू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंप्लीट देयर पाथ इन एयर ओनली, यानी वो अपना जो भी रास्ता तय करती है, कहाँ तय करती है, सिर्फ वो सिर्फ एयर में ही तय करती है, ठीक है। इसके कारण ही तो फ्लक्स लीक होता है। टू मिनिमाइज दिस लॉस सेकेंडरी वाइंडिंग इज केप्ट इनसाइड द प्राइमरी वाइंडिंग, मोस्ट IMP 1 मार्क स्टेटमेंट। जब 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना तो वाई करके पूछता है, सो मिनिमाइज करेंगे कैसे, सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर लगा के, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। सो यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर देख लेंगे, थोड़े बहुत यूजेस है, मतलब बहुत सारे हैं, बट आपको पेपर में 2 से 4 पॉइंट ही लिखना पड़ता है। पेपर में कितने मार्क का आएगा, 1 मार्क या तो 2 मार्क का आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। बट मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, इन ज़्यादा पॉइंट का यूज़ कैसे करेंगे, बस पढ़ लेंगे और क्या, पढ़ने के बाद क्या, एक बार इंप्लीमेंट कर लो, सब चीज़ें काम में आ जाएगी। अब मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इज ऑलमोस्ट ऑल द AC ऑपरेशन, यानी जितने भी AC ऑपरेशंस होते हैं सब में ट्रांसफॉर्मर रहता है। तो सर कहाँ पे, इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी में वोल्टेज रेगुलेटर रहता है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर। इसका मतलब हमारे घर में AC आता है, बिल्कुल सही है। आपके घर में AC आता है तो वहां पे जो भी डिवाइस रहेगी, रेगुलेटर डिवाइस रहेगी, वहां पे रहेगा ट्रांसफॉर्मर। क्लियर। अब आपकी टीवी DC पे चलती है, वो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे कि ऐसी कौन सी डिवाइस लगी रहती है सर जो क्या करता है, AC टू DC कर देता है। आपके घर में आता है AC है ना, आपके घर में आता है AC है, लेकिन आपका फैन, टीवी सब किस में चलता है, DC में चलता है। तो कोई तो भी डिवाइस होगी ना जो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी किसको, AC को DC कर दे। यानी AC को जो DC करेगा, इसका मतलब रेक्टिफायर लगा रहेगा। तो रेक्टिफायर में सर क्या ट्रांसफॉर्मर होगा, यस, रेक्टिफायर में भी ट्रांसफॉर्मर होता है। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको सेमीकंडक्टर, वहां पे पढ़ाऊंगा हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, और वहां पे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर है। ओके, यही सब चीजें बताना था। सो इन द इंडक्शन फर्नेस, AC में चलते इंडक्शन फर्नेस, भट्टियाँ बोल सकते हो, बड़े बड़े भट्टियाँ होती है तो कहाँ चलेगी, इंडक्शन फर्नेस भी चलेंगे। ओके, सो आपका माइक्रोवेव ओवन भी हो सकता है उसमें, हाँ बिल्कुल सही है, वो भी एक छोटी सी भट्टी तो है, ठीक है। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, मोस्ट IMP पूछा गया है पेपर में, इसलिए IMP। तो आपके वेल्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सर स्टेप डाउन बताइए एक बार और, स्टेप डाउन और बाजू में स्टेप अप, स्टेप अप, अप 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 अप, खत्म हो गया, इतना आसान था। इसका मतलब बिल्कुल सही बात, उल्टा पुल्टा है, याद कर लो, काम आएगा, ठीक है। इन द ट्रांसमिशन ऑफ AC ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड पढ़ा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन करना है सो क्या यूज करोगे आप, AC यूज करोगे, क्योंकि वहां पे पावर लॉस कम होता है। कैसे देखा होगा आपने, ऐसे बड़े बड़े अब इसको मेरे को बनाना नहीं आ रहा है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जब आप कभी ट्रैवलिंग करते हो तो आपने बड़े बड़े ऐसे देखे होंगे एंटीना टाइप के, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर ऐसे ऐसे लगे रहते हैं एक दूसरे से, अब बहुत सारे लगे होते हैं। अब ये डायग्राम मैं ऐसा बनाऊंगा नहीं, अभी से आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऐसी लाइन जैसी, हाई ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हो। चलिए मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मान लिया मैंने। नेक्स्ट अगला पॉइंट, स्टेप डाउन हो गया, ये दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों पॉइंट उसी चीज के लिए काम आएंगे, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वही सेम क्या, AC। ओके, नेक्स्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन। तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो सब में यूज होगा। आपके टीवी में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी तो रहती है, आप जब सेट करते हो तो क्या चैनल में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहती है,
वही तो सेट होती है। और इतने सारे पॉइंट जरूरी थे, मैंने दे दिए, काम आएंगे, आप देखो, आपको याद करना चाहिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, अब यहाँ ऑडियो है, आपके टीवी में रेडियो में क्या आता है, यही तो आता है, ऑडियो तो आता है, तो कौन सा, यही ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन द रेडियो कम्युनिकेशन, सिंपल सा मैंने आपको यूजेस बताया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने यूजेस याद करना है। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप MHCET की तैयारी कर रहे हो या फिर JEE नीट कर रहे हो या फिर स्टेट बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे ना, तो ये सब काम आते हैं, ये सब काम आते हैं, सबको याद करना है, ठीक है। पेपर में बस 2-4 लिखो, स्टेट बोर्ड कवर हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। सो लास्ट आपका जो रहेगा, ट्रांसफॉर्मर आर आल्सो यूज्ड इन इंपीडेंस मैचिंग, ये सब काम का नहीं है फिलहाल, वैसे ही मैंने लिख दिया। सो लास्ट लेक्चर जो हम देखेंगे, मतलब आपका नेक्स्ट लेक्चर और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो कि रहेगा न्यूमेरिकल ऑन ट्रांसफॉर्मर, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।